Good morning to all, dear student. In the previous topic, we have already read about the causes of revolt of 1857. But in brief, now today we are going to start the main topic, that is causes of revolt 1857 in detail. First one is, that is political cause. It is number 1. The revolt was the outcome of the widespread resentment. Resentment means disappointed or annoyed from someone. So the revolt was the outcome of the widespread resentment that had been boiling against the British for a long time. The Indian sepoy was dissatisfied with the treatment meted out to them. केवल लोग ही नहीं, इंडियन सेपोई मीन्स सिपाही या फिर आर्मी जो थे वे भी डिससेटिस्फाइड थे. किससे? द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रिटिश का ट्रीटमेंट से. ब्रिटिश के किस तरह के ट्रीटमेंट से? तो जो वो इंडिया के साथ इल ट्रीट करते थे उससे. द इंडियन रूलर्स बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड नाना साहेब ऑफ कानपुर had personal scores to settle with the British. They led the revolt in their respective territories और in their respective areas. कह सकते हैं कि ये लोग जो थे वो अपने रेस्पेक्टिव एरिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट किए हुए थे. कौन लोग? बहादुर शाह जफर एंड तात्या टोपे ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड नाना साहेब ऑफ कानपुर. The common people of Delhi, Lucknow, Gwalior and other places had no narrow ambitions of power or money. They wanted to end of the foreign exploitation. जो कॉमन पीपल थे दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर एंड अदर प्लेसेस के, दे हैड नो नैरो एम्बिशियस, उनका कोई भी नैरो एम्बिशियस नहीं था ऑफ द पावर और मनी को लेकर. दे वांटेड एन एंड ऑफ द फॉरेन एक्सप्लोइटेशन. वो एक जो फॉरेन एक्सप्लोइटेशन था उसका एंड चाहते थे. हर कोई फॉरेन एक्सप्लोइटेशन का एंड चाहता था. फॉरेन एक्सप्लोइटेशन मीन्स इट इज रिलेटेड टू ब्रिटिश. इट मीन्स ब्रिटिश एक्सप्लोइटेशन. नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. एनेक्सेशन मीन्स कैप्चर कर लेना, कब्जा कर लेना. तो एनेक्सेशन का पॉलिसी किसका था? इट इज डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी इज ऑल्सो नोन एज एनेक्शनिस्ट. एनेक्शनिस्ट क्यों? क्योंकि ये एनेक्सेशन पॉलिसी लेकर आया था. पर्टिकुलरली द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्रिएटेड फियर एंड रिसेंटमेंट अमॉन्ग द इंडियन रूलर्स. धीरे धीरे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मीन्स लॉर्ड डलहौजी का पॉलिसी, इट क्रिएटेड फियर एंड रिसेंटमेंट अमॉन्ग द इंडियन रूलर्स. दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट हियर टू द थ्रोन. कहता है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इस पॉलिसी कौन सा? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी देर वेर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट हेयर टू दी थ्रोन. जो अडॉप्ट किए हुए हेयर होते थे उनको थ्रोन का अधिकार नहीं था या फिर उनको राजगद्दी का अधिकार नहीं था. राजा का बेटा अगर कोई गोद लिया हुआ होता तो उसको राजा बनने का अधिकार नहीं था, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. This policy ensured that those kingdom where the king did not have natural hair मतलब उसका खुद का बेटा अगर नहीं है, would be taken over by the British after the demise of the king. किंग के डिमाइज होने के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता. क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल हेयर नहीं था, वो उसका एडॉप्टेड सन था. तो उसका प्रॉपर्टी किसके पास चला जाता? देन दिस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द डिमाइज ऑफ द किंग. It is believed that if the British would have not snapped the compensation that kings were paid earlier in return of a share in government. इसके साथ साथ it is believed that if the British would have not snapped the compensation that king were paid earlier in the return of share in government. बाद में किंग को या फिर वहाँ के राजा के साथ जो टेरिटरीज के रूलर होते थे या फिर छोटे छोटे एरिया के जो रूलर होते थे या किंग होते थे, उनके साथ ब्रिटिश का एक समझौता होता था, एक ट्रीटी साइन किया होता था जिसमें कि किंग को उनका शेयर ब्रिटिश को देना होता था. द किंग्स वुड नॉट हैव जॉइंड द रिवोल्ट. दैट्स वाई किंग वुड नॉट हैव जॉइन द रिवोल्ट.
इसलिए जो किंग होते थे वो रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर रूल में होते थे। द ब्रिटिश सीज मेनी ट्रीटीज विद द किंग्स एंड नवाब्स बट वायलेटेड देम। कहता है ब्रिटिश साइंड मेनी ट्रीटीज विद द किंग एंड नवाब बट वायलेटेड देम। ब्रिटिश के द्वारा ट्रीटी साइन किया गया था किंग्स एंड नवाब के साथ, लेकिन वायलेट किया गया। वायलेट किया जाना मतलब, ट्रीटी मतलब होता है एक समझौता करना जो कि बिना लड़ाई झगड़े के किसी डिस्प्यूट को, किसी कन्फ्लिक्शन को सॉल्व करना होता है। बट यहाँ पर ब्रिटिश जो थे वो वायलेट कर देते थे उस चीज़ को, एज़ पर देयर कन्वीनियंस, अपने सुविधा के अनुसार। मतलब जिससे ब्रिटिश को फ़ायदा होता वो ट्रीटी साइन किया हुआ उसी समय वो ब्रेक कर देते थे। वन सच ट्रीटी साइंड विथ अवध वॉज सब्सिडी अलायंस इन 1801। ऐसा ही एक ट्रीटी साइन किया गया था अवध के साथ 1801 में। द नवाब वाजिद अली शाह वॉज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट ब्रिटिश आर्मी विद इन द टेरिटरी एंड टू पे अ सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। जिसमें जो नवाब वाजिद अली शाह थे, इट मीन्स नवाब वाजिद अली शाह कहाँ के होंगे? तो वो अवध के राजा होंगे, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया था, एक ट्रीटी साइन किया था कि ब्रिटिश के आर्मी के मेंटेनेंस के लिए वो सब्सिडी पेमेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज ही कुड नॉट रिक्रूट एनी अदर यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट प्रायर अप्रूवल। बिना ब्रिटिश के अप्रूवल के किसी भी तरह से किसी भी यूरोपियन को किसी भी तरह से रिक्रूट नहीं किया जाएगा। रिक्रूट करना मतलब किसी पोस्ट पे अपॉइंट करना। नेक्स्ट इज ही हैड टू स्टेशन अ रेसिडेंट इन हिज कोर्ट विच रिड्यूस द पावर ऑफ द नवाब। क्या कह रहा है? ही हैड टू स्टेशन अ रेसिडेंट इन हिज कोर्ट, कोर्ट में ही एक स्टेशन को रेसिडेंट किया गया था। एंड नेक्स्ट इज विच रिड्यूस द पावर ऑफ द नवाब, जिससे नवाब का पावर कम हो जा रहा था। नवाब का पावर क्यों कम हो गया? क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा नवाब के ही एरिया में एक स्टेशन या एक रेसिडेंट जैसा बना लिया गया, जहाँ से वो नवाब को सुपरवाइज करता। ग्रेजुअली द इंडियंस लॉस्ट ऑल ट्रस्ट इन द ब्रिटिश। धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, द इंडियन लॉस्ट ऑल ट्रस्ट इन द ब्रिटिश। इंडियन का सारा ट्रस्ट ब्रिटिश पर से धीरे धीरे खत्म हो गया। अवध हैड बीन एन एलाई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अवध धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का एलाई बन गया। एलाई कहने का मतलब होता है उसका काउंटर पार्ट, उसका एक हिस्सा बन जाना। फॉर नियरली अ सेंचुरी, लगभग 100 साल तक। स्टिल इट वॉज एनेक्स्ड ऑन द प्लिया दैट द गवर्नमेंट वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। कहता है क्यों एनेक्स कर लिया गया? तो एक रीज़न बताकर, और रीज़न क्या? दैट द गवर्नमेंट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उस एरिया को एक्वायर कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया या फिर एनेक्स कर लिया गया। द नवाब वॉज एक्साइल टू कलकत्ता। नवाब को कलकत्ता भेज दिया गया। बेगम हजरत महल टुक ओवर द रेन ऑफ अवध। और इसके बाद जब बेगम हजरत महल थी वो अवध की रानी बनी, या फिर कह सकते हैं कि अवध को अपने चार्ज में ले ली। रेन मीन्स साम्राज्य या फिर उस एरिया को, उसका एरिया। दिस शॉक्ड द अदर रूलर्स, जिससे कि जो अदर रूलर थे वो काफ़ी शॉक्ड हुए। नेक्स्ट इज डू यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। लॉर्ड डलहौजी वॉज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1848। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडिया में गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था 1848 में। इट मीन्स बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। द 8 years ऑफ हिज रूल आर कंसिडर्ड द ग्रेट पीरियड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और इसका जो 8 साल ये शासन किया है 1856 तक, ये 8 years ही इसके लिए इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज द 8 years ऑफ हिज रूल आर कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पीरियड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। जिससे वो ब्रिटिश के पावर को इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा उस ब्रिटिश के पावर को बढ़ा चुका था। नाउ टुडेज टॉपिक, आज के टॉपिक में पॉलिटिकल काउजेस। नेक्स्ट हम लोग अगले दिन इकोनॉमिक काउजेस देखेंगे एंड सोशल एंड रिलीजियस काउजेस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।